Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a really good morning. I am having a wonderful morning. मगर जब सुबह होती है तो कुछ चीज़ें आपको रात को पता चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें सुबह को पता चल रही होती हैं. One of those is the rising prices across the board. हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी कीमतें जो हैं चीज़ों की, अशियाओं की, वो बढ़ रही हैं. पता चल रहा है कि कभी आटे का बहरान होने वाला है, कभी चीनी के बारे में पता चलता है, कभी सब्जियों के बारे में. इट्स ऑल ओवर द प्लेस. सो दोज आर थिंग्स दैट आर हम लोगों को, मेरे ख्याल में एज एन एग्रो बेस्ड इकॉनमी, हम लोगों को बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है. खैर एनीवेज, ये सब डिस्कशन करेंगे. आज का बाय द वे हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ आज हम बात करेंगे बहुत सारे लोगों से थ्रू आउट द शो एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर, एक ऐसे मौजू के ऊपर जो कि हम बहुत सारे तरह से फेस करते हैं, और वो है बुलिंग. बुली होना यानी कि आपको कोई वर्बली, फ़िज़िकली, साइबर बुलिंग, हर तरह की बुलिंग होती है, बहुत तरह की बुलिंग होती है. तो हम उसको एड्रेस करेंगे आज अपने शो के अंदर, और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है. सो ज़्यादा ज़रूरी ये है, टेक अवे ये होना चाहिए शो के बाद कि आप लोगों को पता चले कि बुली को आप रोक कैसे सकते हैं. अगर आपको कोई बुली कर रहा है, आपको, आपके बच्चों को, आपके किसी फैमिली मेम्बर को, किसी फ्रेंड को, तो आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे आज के शो में लेटर ऑन. अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ. हमारी जो पहली टॉप स्टोरी है वो है ये कि टमाटर की कीमतों के अंदर इजाफ़ा हो गया है, और ये इजाफ़ा काफ़ी स्ट्रेंज किस्म का है. आप लोग परेशान होंगे ये सुन के. टमाटर की कीमतें जो थीं वो बेसिकली एक हफ़्ते के अंदर उन्होंने 100 रुपये का जंप मारा है, हफ़्ते में, 1 वीक. सो एक हफ़्ता पहले अगर आप टमाटर ख़रीदने जाते मार्केट में तो वो 140 रुपये किलो आपको मिलता, और अब टमाटर एक हफ़्ते के अंदर 240 का हो गया है. इसकी क्या वजूहात हैं अभी तक ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, मगर वन ऑफ द थिंग्स दैट्स वेरी क्लियर इज़ कि इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई थिंग. तो बेसिकली रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर टमाटर की सप्लाई जो है वो कम कर दी गई है. अब ये क्या काश्तकारों के एंड से हुआ है, सब्ज़ी मंडी वालों के एंड से हुआ है, वेजिटेबल सेलर्स के जो मेन लोग होते हैं उनके एंड से हुआ है, ये नहीं हमें पता. बट बेसिकली बिकॉज जब सप्लाई कम होती है ऑब्वियसली उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है और आप प्राइस को इन्फ्लेट कर सकते हैं. तो ये इन्फ्लेशन जो है, ये नेचुरल इन्फ्लेशन है या ये मैन मेड इन्फ्लेशन है, ये हमें नहीं पता है अभी, बट ऑफ कोर्स पता चलेगा. लाहौर के अंदर भी ये कीमत जो है इसके अंदर इजाफ़ा देखा गया है. खुजदा, लड़काना, बन्नू के अंदर 40 रुपये किलो से बढ़ी है, और सियालकोट, मुल्तान वगैरह वाले रीजन में 20 रुपये किलो, पेशावर और हैदराबाद में सिर्फ 10 रुपये किलो से बढ़ा है ये कीमत. तो बेसिकली कीमतें जो हैं वो अक्रॉस द नेशन कंट्री वाइड नहीं बढ़ी, मगर ये जो इंक्रीज़ है ये ऑब्वियसली हर किसी को अफेक्ट करेगा. 100 रुपये एक हफ़्ते के अंदर एक चीज़ का बढ़ जाना, इट्स अ स्केरी. वी ऑल नीड टू सिट अप एंड टेक नोटिस. इसी के साथ मैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से थोड़ी सी खबरें सुनाना चाहती हूँ, तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ. ये ख़बर काफ़ी हार्ट वार्मिंग है. सेसमी स्ट्रीट एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हम सब लोगों ने बचपन में देखा है. बच्चों ने इसके साथ ABC पढ़ी वगैरह वगैरह. बट सेसमी स्ट्रीट की दुनिया के अंदर एक नया कैरेक्टर आ रहा है, और वो नया कैरेक्टर एक एशियन कैरेक्टर है. इस कैरेक्टर का नाम है जी यंग. ये कोरियन एशियन मपेट है. मपेट्स पहले सारे के सारे बर्ट, अर्नी, बेसिकली गोरे मपेट्स थे, और अब एक एशियन मपेट के आने का मतलब ये है कि इंक्लूसिविटी हो रही है. बिकॉज़ कोविड के अंदर आपको बताती चलूँ कि एशियन अमेरिकन के ख़िलाफ़ क्राइम जो थे उन्होंने एक बहुत शार्प अपराइज देखा था. जो वहाँ पर लोग रह रहे थे उनको, उनके ख़्याल में ये जो कोविड का वायरस था, कोरोना वायरस जो था, ये सारे का सारा एशियन के फैलाया हुआ था. तो इसकी वजह से एशियन अमेरिकन हेट क्राइम जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. लोग फजूल में उनको टारगेट कर रहे थे. तो इंक्लूसिविटी का मतलब ये होता है कि आप एम्ब्रेस करें हर किसी को, और सेसमी स्ट्रीट ने
एक तवील अरसे बाद, बाय द वे, यू नो, ये प्रोग्राम 52 इयर्स से एयर हो रहा है। इस अरसे के अंदर पहली दफ़ा एक एशियन अमेरिकन मपेट को इंक्लूड किया है। इस मपेट के जो ये थैंक्स गिविंग पे एयर हो रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर जब वो मपेट एयर होगा तो सीमू लियू जो कि एक एशियन अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, पद्मा लक्ष्मी जो कि एक साउथ एशियन अमेरिकन होस्ट हैं, और नेओमी ओसाका, ये सब इस मपेट को डेब्यू करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। ये थैंक्स गिविंग डे पे HBO पे ड्रॉप होगा, HBO मैक्स पे ड्रॉप होगा, और लोकल जो भी उनके PBS स्टेशंस हैं वहाँ पर भी चलेगा। कैथलीन किम जो कि इस पपेट की पपेटियर हैं, मतलब आवाज़ उनकी है और वो पपेट को करती हैं, तो कैथलीन किम जो है वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। वो कह रही हैं कि आई ऑल्सो ग्रू अप वॉचिंग दिस। और बाय द वे बहुत सारे जो डायलॉग्स हैं पपेट जो है उसकी पर्सनालिटीज़ देते हैं ना, वो पहले से डिसाइड करते हैं कैरेक्टर की। तो इस पर्टिकुलर पपेट को रॉक म्यूज़िक और स्केट बोर्डिंग बहुत पसंद है, और ये अपनी नानी के साथ बुलगोगी बनाता है और राइस केक्स बनाता है। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो बेसिकली इंक्लूड करें एशियन कल्चर को अपने शो के अंदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में हम लोगों को भी इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स लेना चाहिए और अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे मुल्क में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है विच शुड ऑल बी सेलिब्रेटेड। ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट इनिशिएटिव। आज बात हो रही है नाज़रीन अबाउट बुलिंग, और हम लोग लेटर ऑन इन द शोज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इनफैक्ट इस ब्रेक के बाद भी डिस्कशन करेंगे। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई सवाल है, कोई आपने बात करनी है, या आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, या आपको लग रहा है कि यू हैव समथिंग टू ऐड टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ज़रूर कॉल कीजिए। बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है आजकल जो कि सॉर्ट ऑफ ब्रश अवे हो रहा है, और किस तरह होता है, इंसिडियसली होता है, कभी पता चल जाता है, कभी बहुत सामने होता है, और कभी हमें नहीं पता चलता है कि हम बुली हो रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत मिन टाइप के अंदाज से होता है जिसके अंदर हमें समझ ही नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। तो वी थिंक दैट वी नॉट बीइंग बुलीड, बट यू आर इन फैक्ट एक्चुअली बीइंग बुलीड। सो अगर आपने मुझसे इस बारे में बात करनी है, ज़रूर कॉल कीजिए। अभी फ़िलहाल जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी, अगली मेहमान से मिलाऊँगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। बात आपको आज बताना चाहती हूँ कि हम बात कर रहे हैं अबाउट बुलिंग। बुलिंग बहुत तरीक़ों से होती है, बहुत तरह की बुलिंग होती है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप एड्रेस करेंगे। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से ज़ैनब अंसारी, जो कि सेल्फ़ डिफेंस एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और बात इनसे हम करेंगे बुलिंग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम उरूज, बिल्कुल ठीक। ज़ैनब, हम लोग आपसे बुलिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि बच्चों की आई वांट टू इस पर्टिकुलर पार्ट में आई वांट टू फोकस ऑन चिल्ड्रन गेट मोलेस्टेड, children get bullied by peers, and molestation की जो अब बच्चों की इंसिडेंट्स हैं, वाक़यात हैं, ये बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग ख़बरों में सुनते हैं या पढ़ते हैं, और क्वाइट फ्रैंकली मुझे समझ नहीं आती कि या सोसाइटी जो है वो डिग्रेड हो रही है, उसकी वैल्यूज़ ख़राब हो रही हैं, या हम अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें। और इतने छोटे बच्चे होते हैं, कभी समझ भी नहीं आती कि उनको किस तरह उनसे बात करें। अच्छा, दैट्स ऑल राइट। डू यू वांट टू टेक अ सिप ऑफ वाटर मे बी? या फ़ातिमा, मुझे ये ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि बच्चों को कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने बॉडी पार्ट्स के ठीक नाम बताना? नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे स्कूल बुक्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को निकाला जाता है। व्हेन पीपल आर नॉट अवेयर of their own body parts, how can they protect it?
So that's the concept where it comes to teaching body parts to children. बॉडी पार्ट्स के नाम बताना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नाज़रीन। उसकी वजह ये है कि अगर आप अपने बच्चे को यही नहीं बताएंगे कि उसको किसी ने कहाँ पर छुआ, तो वो आपको वर्बलाइज कैसे कर सकेगा, स्पेशली अगर कोई छोटा बच्चा हो। मुझे बताएं कि किस उम्र में ये कॉन्वर्सेशन एक बच्चे से करना कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ये किस उम्र में स्टार्ट करनी चाहिए? As early as 3 years old. 3 साल के बच्चे से कि उसको ये बताएं कि यू नो ये गुड टच है, ये बैड टच है। ये आजकल के बच्चे हैं, they're quite aware. Actually 3-year-olds are sitting and using iPads, they're using computers. तो उनको एक intuitive understanding वैसी एक develop हो चुकी होती है, और इसी उम्र में इनके ऊपर इनका फ़ायदा उठाया जाता है बड़ों से, जो लोग उनको कमज़ोर समझते हैं बेसिकली, बिकॉज बुलिंग या प्रेडेटरी बिहेवियर दोनों इसी वजह से होते हैं और उन्हीं के ऊपर होते हैं जो कमज़ोर माने जाते हैं। एब्सोल्युटली आई एग्री। और यू नो जिस तरह आई सेड अर्लियर कि अब यू नो न्यूज़ में और हर जगह पे इस तरह के आई मीन द एजेस ऑफ द विक्टिम्स वो कम से कम होती चली जा रही है। और मुझे मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ये सुन के या देख के कि बच्चों की उम्र इतनी ज़्यादा छोटी है। मुझे ये बताएं कि बच्चों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देना कि ये प्राइवेट है, इस बॉडी पार्ट को एक आपकी माँ या यू नो आपकी बहन या यू नो डैड या व्हाटएवर आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, ये प्राइवेट का अंडरस्टैंडिंग एक बच्चे को देना कैसे करनी चाहिए और किस उम्र में करनी चाहिए? अगेन चिल्ड्रन फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज उनको टारगेट बनाया जाता है, तो उनको पहले से अवेयर करना, सबसे पहले बॉडी पार्ट समझाना, दूसरी चीज़ उनको समझाना कि उनका सबसे बड़ा वेपन इनकी आवाज़ है, उनके अल्फाज हैं। ओके बचाओ, ये सिर्फ ये लफ्ज़ बचाओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उनके पास एक नेटवर्क होना चाहिए, ए सेफ नेटवर्क विद इन देयर ओन फैमिलीज, इनसाइड देयर ओन स्कूल्स, एंड सो बेसिकली वी आर गोइंग टू गाइस कट टू अ रियली क्विक ब्रेक। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर, मौजू के ऊपर अच्छे से और बात करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है ज़ैनब अंसारी, सेल्फ डिफेंस एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बात इनसे हो रही है बच्चों के बारे में इन स्पेसिफिक, एंड बच्चों को अपने किस तरह हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ज़ैनब, जस्ट टू रिट्रिएट, आपने बोला कि करेक्ट एज टू स्टार्ट हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस विद चिल्ड्रन 3 साल है, ऐसे ही है? एज अर्ली एज 3, बिल्कुल ठीक है। तो 3 साल से बंदा स्टार्ट कर दे आहिस्ता आहिस्ता ये बातचीत करना कि ये आपके बॉडी पार्ट्स के नाम हैं, ये सेफ़ टच है, ये अनसेफ टच है, आपके इमीडिएट लोग जो कि आपको हाथ लगा सकते हैं, आपको टच कर सकते हैं, वो ये लोग हैं। ये सब बातें हम छोटे अपने टॉडलर से करना शुरू कर दें बेसिकली। बिल्कुल, उनको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि गुड टच और बैड टच के बीच में जो डिफरेंस है। गुड टच इज़ हगिंग, शो ऑफ अफेक्शन, जो बहुत ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल ही भी अफेक्शन नहीं देते हैं अपने औलाद को, एंड दैट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देम इन द फ्यूचर। तो वो गुड टच बहुत ज़रूरी है उनको समझाना कि ये वाली टच बिल्कुल सही है। बैड टच ऑब्वियसली दे सर्टन बॉडी पार्ट्स जहाँ लोगों को नहीं टच करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स एक हिस्सा है आपके दिमाग का, इंट्यूशन, आपकी सोच का, जो आप पहले से फील कर सकते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। तो ये आपके अंदर नेचुरली होता है, और हम ओवर टाइम अपने औलाद के आसपास सोसाइटी के अंदर हम उसको दबा देते हैं। सो ये इंकरेज करना है कि आपकी एक इंट्यूशन, आपको लग रहा है कि कुछ बुरा महसूस हो रहा है या आप फील करें कि ये गलत है, तो आप फ़ौरन मना करें, आप फ़ौरन इसके बारे में बोलें
और किसी को जाके रिपोर्ट करें, अपने माँ बाप को या किसी ऐसे रिश्तेदार को जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जिस तरह भी आपने इंट्यूशन कहा, इसके लिए एक बच्चे का ये अपने आप को आई गेस एक्सप्रेस करना कि मुझे ये फील हुआ, ये भी कहना कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होता है, तो उनको कैसे इनकरेज करें कि वो अपनी फीलिंग के बारे में बात करें? वो इस वक्त वो बात करेंगे वंस दे कैन आइडेंटिफाई इट। आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे कि अगर उनको गुस्सा आ रहा है, बहुत लोग हैं उनको एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन होता है, वो गुस्से में निकालते हैं। एज अ पेरेंट ओके, वो आपका काम होगा ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करना कि ये फ्रस्ट्रेशन है, ये गुस्सा है, ये कहाँ से आ रहा है। बहुत मौक़ों पर ये हमने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे जो बुली हुए हैं या उनके साथ कोई हादसा हुआ है या ज़्यादती हुई है, तो उस केस में इनकी एटीट्यूड बदल जाती है। ओके, एंड वो ऑब्वियसली अपने आप को, क्योंकि वो रिकग्नाइज़ नहीं करते, काफ़ी बड़ी उम्र तक नहीं रिकग्नाइज़ करते अपने फीलिंग्स को, कि असल में ये रिजेंटमेंट है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये एंगर है, ये बिल्कुल अलग किस्म की फीलिंग्स है। हम सबको एक ही उसमें डाल देते कि ये गुस्सा दिखा रहे हो, ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, और फिर उनको डिसिप्लिन करना चाहिए। सो ये जो डिसिप्लिन का एलिमेंट है ना, इसको थोड़ा सा लिमिट करना है, कंट्रोल करना है। अगर आपने दोस्ती रखनी है अपने औलाद के साथ टू द पॉइंट कि वो आपसे आके शेयर करें। ट्रस्ट हमारे यहाँ, हमारे सोसाइटी में वन वे है। ट्रस्ट हमें लगता है सिर्फ हमें ट्रस्ट करना चाहिए अपने औलाद को, और उसने प्रूव करना अपनी ट्रस्ट हमारे साथ, कि अगर वो प्रूव नहीं करते तो हम उनके रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा देंगे, उनको ग्राउंड करेंगे। बट इट्स अ टू वे स्ट्रीट। औलाद को भी आपको ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, ट्रस्ट इज़ अ टू वे स्ट्रीट, एंड आई थिंक मेरे ख्याल में द फर्स्ट स्टेप इज़ कि अगर आप किसी को जिस तरह दो एडल्ट्स अगर एक दूसरे से बात कर रहे हों इन अ वर्क स्पेस, तो अगर आप किसी के नज़रिए को इम्पोर्टेंस देंगे तो ही वो आपके नज़रिए को भी इम्पोर्टेंस देगा। मेरे ख्याल में दैट्स अ रियली गुड स्टार्ट कि यू आस्क ओपिनियंस फ्रॉम योर चाइल्ड। आप उससे पूछें कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में, और घर के बारे में, अपने बारे में, किसी और चीज़ के बारे में दैट्स नॉट मे बी डायरेक्टली रिलेटेड टू देम। स्टार्ट गिविंग देम इम्पोर्टेंस, दे विल ट्रस्ट यू। ट्रस्ट बिल्डिंग ऐसी होती है। अच्छा, सीक्रेट कीपिंग एक और यही ट्रस्ट से ही इंटरलिंक्ड इशू है कि बच्चे को ये बताना, बच्चे अक्सर डर जाते हैं, और कभी उनको ये बोला जाता है कि ये मेरी और आपकी सीक्रेट है, ये अगर अम्मी को पता चलेगी या अब्बू को पता चलेगी बात, या किसी को भी पता चलेगी, तो ये बात जो है और उसके साथ फिर शेम का भी एक एलिमेंट जो है वो डाल दिया जाता है कि तुम्हें हर कोई कसूर देगा, या यू विल बी थॉट ऑफ एज अ बैड पर्सन। तो ऐसे डिस्करेज करें? वेल एक्चुअली इन रियल केसेस ये बहुत एक अच्छे तरीके से आपने बोला है, बट ज़्यादातर थ्रेट्स टू किल एंड हार्म द रेस्ट ऑफ द फैमिली आर गिवन। तो वो बहुत एक एक्सट्रीम थ्रेट होती है, जो कि एक बच्चा जिसकी वैसी डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत कम है इन कंपैरिजन टू एन एडल्ट, तो वो समझ नहीं सकता है। तो अगेन इधर ट्रस्ट बिल्डिंग का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। पेरेंट्स का एक अफेक्शन देना और एक ट्रस्ट बिल्ड करना, ये दो हिस्से हैं जहाँ पेरेंट्स एक्चुअली एक सीमेंट कर सकते हैं अपना रिलेशनशिप अपने औलाद के साथ, जिसमें औलाद आके बात कर सकती है। औलाद सिर्फ उस ही सूरत में नहीं आती है जब उनको लगता है कि या तो उनको डांटा जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा, या उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। ओके, तो ये वाले एलिमेंट्स माँ बाप के ऊपर काफ़ी बड़ा ओनस है इसका, कि ये उनको बिल्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी वक्त प्रेडेटर्स उनके ऊपर हमला कर सकते हैं या उनसे चीज़ें छुपवा सकते हैं जब उनका एक ट्रस्ट डेफिशिएंट है पेरेंट्स के साथ। दैट्स द कंप्लीट सिचुएशन होता है। एब्सोल्युटली। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, ज़ैनब से इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, और भी बहुत सारी मालूमात हैं जो हम ज़ैनब से लेना चाहते हैं, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं ज़ैनब अंसारी। ये बेसिकली सेल्फ़ डिफेंस एक्टिविस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है अबाउट एक्सप्लेनिंग टू आवर चिल्ड्रन
कि अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करें। ज़ैनब, मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में सेल्फ़ डिफ़ेंस, अब हम सेल्फ़ डिफ़ेंस के बारे में बात करते हैं, हमने अपने बच्चे को आगाह कर लिया, अवेयर कर लिया, सेल्फ़ डिफ़ेंस के क्या स्टेप्स होते हैं और क्या हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? इससे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ डिफेंसेस इन पाकिस्तान वी बिलीव दैट सेल्फ डिफेंस है थोड़ा सा मार धाड़, मारना पीटना, फिज़िकल सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आपकी वर्बल सेल्फ डिफेंस मौजूद है। ये पूरे दुनिया में सेल्फ डिफेंस में वर्बल सबसे पहले सिखाया जाता है, बिकॉज अगर आपने डीएस्केलेट किया है सिचुएशन और आप उससे निकल गए और इस्केप किया है तो फिर आप जीत गए। और ये केस है प्रेडेटर्स और बुलीज दोनों के साथ। तो सबसे पहले जो स्टेप है सेल्फ डिफेंस में अपने आप को प्रिपेयर करने का मतलब है कि आपको पता है, आपको अंदाज़ा है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कल जाना है और एक बुली हो गए, तो आपने पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर दिया उस बुली के लिए कि आप क्या बोलेंगे, आप किस तरीके से वापस जवाब देंगे। आपका एक नेटवर्क बना हुआ, बच्चों को अवेयर करना है कि वो एक नेटवर्क अपने स्कूल के अंदर भी बना सकते हैं, अपने घर में भी बना सकते हैं, कि किन के पास जाके बात कर सकते हैं, किन हु आर द रेलिवेंट अथॉरिटीज़, उनको ये पता होना चाहिए। ये प्रिवेंटेटिव मेजर्स है। ये स्टेप नंबर 1 है सेल्फ डिफेंस का प्रिपरेशन। सही। सेल्फ डिफेंस का स्टेप नंबर 2 है वर्बल डी एस्केलेशन। आप लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है, बच्चा स्कूल जाता है, उसका एक बुली है और वो आके उसको बुली करना शुरू करता है, उसको धक्का मारता है या कोई बदतमीजी करता है। अब बच्चा 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 क्या होता है कि वो उस घर में आप इतना सिखाया जाता है आप जवाब ना दो, कुछ भी ना बोलो वापस, यू नो, आप बिल्कुल चुप हो जाए। सो उससे क्या होता है कि वो वही एटीट्यूड वो बच्चा स्कूल में भी लेकर जाता है, वो चुप हो जाता है। और ये मेजॉरिटी बुलिंग केसेस में आपको यही नज़र आ जाए कि वो एकदम से चुप हो जाता है। तो उसको आवाज़ खोलना सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम अपने चिल्ड्रन सेल्फ डिफेंस सेशन जब करवाते हैं तो एक हम प्रैक्टिस करते हैं, ये सबको मैं एडवाइस करूँगी कि आप अपने घर पे करें। बच्चों को सारे जमा कर देते हैं, उनको कहते हैं कि ऑन द काउंट ऑफ 3 जितनी ज़ोर का चीख सकते हैं बचाओ या कोई लफ्ज़, कोई भी लफ्ज़, वो ज़ोर का चीखें, ओके, एंड वो अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करना सीखें। अब आपको चीखने की आदत नहीं है ना, तो ऑन द स्पॉट तो आप कभी भी नहीं चीखेंगे। ओके, इसी तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ डिफेंस टैक्टिक जो बाहर बहुत इस्तेमाल की जाती है, इसके पेरेंट्स रिक्रिएट करें सिचुएशंस को। ओके, ये गुड टच बैड टच जहाँ आता है, ये फिजिकल सेल्फ डिफेंस आता है, वो रिक्रिएट करें सिचुएशंस। पेरेंट्स आए, वो प्रिटेंड करें कि हम बुली हैं और वो बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें। क्या होता है कि हम फ्रीज़ क्यों होते हैं, ये बच्चे के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ ही होते हैं। फ्रीज़ इसलिए होता है क्योंकि हमने उस सिचुएशन को पहले दौड़ाया नहीं होता है, एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। एंड आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब आप एक दफ़ा एक सिचुएशन से गुजर जाते हैं, नेक्स्ट टाइम तो आप बेहतर प्रिपेयर्ड है उस चीज़ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो एक सिमुलेशन घर पे करना ज़रूरी है कि आप प्रिटेंड करें और आप उस सिचुएशन को 2-3 दफ़ा इन सेफ स्पेस दौड़ाएं बच्चे के सामने, तो ताकि जब सिचुएशन आए उनके सामने उनको पता हो कि वो कौन से स्टेप्स लें, वो किस तरीके से बाहर निकलें। सो अगेन नंबर 1 प्रिपरेशन, नंबर 2 वर्बल डी एस्केलेशन, और फिर नंबर 3 पर आते हैं फिजिकल सेल्फ डिफेंस, जो बहुत बाद में आता है। सो आई वुड रियली रिकमेंड कि पेरेंट्स एंड टीचर्स सबसे ज़्यादा फोकस करें वर्बल डी एस्केलेशन पे। सही। उससे बहुत मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। कभी कभी मगर ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं, स्पेशली मैंने ये देखा है कि बच्चों के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अभी रिसेंटली यू नो जब मॉब मेंटालिटी हो जाती है, जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी थोड़े दिनों पहले बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंसेस हुए यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स के अंदर, जहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही थी। अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो स्क्रीन बड़ी बड़ी लगी हुई थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे या बहुत सारे लोग बैठकर यू नो इकट्ठे देख रहे थे, वो मैच देख रहे थे, और वहाँ पर किसी एक बंदे ने कुछ किया और एक मॉब मेंटालिटी शुरू हो गई। इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे विमेन गेट टारगेटेड, समटाइम्स मेन गेट टारगेटेड, एंड बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं। इस तरह की सिचुएशन में आई डोंट थिंक वर्बल डी एस्केलेशन जो होगी वो, बिकॉज बहुत बड़ी भीड़ है ना। ये मॉब सिचुएशंस, पब्लिक सेल्फ डिफेंस इज़ अ टोटली डिफरेंट एरिया ऑफ सेल्फ डिफेंस। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी में आप नोटिस करेंगे आपकी सेल्फ डिफेंस होगी एक छोटे से ग्रुप के ऑफ लोगों से जी, इन कंपैरिजन टू अ मॉब। ये पब्लिक स्पेसेस के अंदर, क्योंकि हमारी इंडोर सोसाइटी है भी इन द फर्स्ट प्लेस, हम ज़्यादातर इंडोर्स ही रहते हैं,
तो हमारे सबसे बड़े थ्रेट्स होते ही हैं छोटे नंबर्स में। मॉब के अंदर सिचुएशन से निकलने के लिए जो हमने जो सबसे पहले चीज़ सिखाई थी प्रिपरेशन में ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोटेस्ट में सिखाते हैं हम कि आप प्रोटेस्ट के लिए गए, उसका सेल्फ डिफेंस का सबसे आसान तरीका आप एग्जिट्स देख लें कि एग्जिट्स किधर हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको निकलना है तो आप कहाँ से निकले। आप अपने आप को पहले से पोजीशन ऐसे जगह करें कि खुदा ना खास्ता सिचुएशन बैठे बैठे ख़राब होनी शुरू हो जाती है। सो यू कैन एग्जिट, आपको मालूम है कहाँ से निकलना है, उस स्टैम्पीड के अंदर आप क्रश नहीं होते हैं या कोई एक प्रॉब्लम के अंदर आप फंसते नहीं हैं। तो अगेन दैट्स अ वेरी डिफरेंट एरिया ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड वर्बल डी एस्केलेशन इज़, अगर आप देखा जाए पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है। एंड पर्सनली इन द लास्ट 4 ईयर जो मैंने सीखा है अपने जिन विक्टिम्स के साथ मैंने काम किया और अदरवाइज़ भी हमने सिखाया है, एंड मैं पर्सनली भी बहुत अपना प्रैक्टिस करती हूँ व्हाट वी टीच। तो वर्बल डी एस्केलेशन से 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। आपके जब बड़े प्रॉब्लम्स है, लेट्स से हाईजैकिंग केसेस होती हैं, आपकी प्लेन हाईजैक हो जाता है, तो सबसे पहले दे डोंट बॉम्ब द प्लेन to bring it down. Absolutely. पहले tactic is not तशद्दुद, the first tactic is negotiation. ये आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से में negotiation is the most important thing. So early age पे negotiation सिखाना बच्चे को कि किस तरह negotiate करता है, अपने रिलीज negotiate करना, अपने situation को negotiate करना। एक बुरे आप हमेशा देखे होंगे, ये काफ़ी लोग हैं जो उन्होंने टीनेज में देखा होगा कि कुछ लड़ाइयाँ होती है बच्चों के आपस में। सो एक तीसरा पार्टी आता है जिसको कहते हैं कॉम्प्रो। वो आते हैं, दोनों को पार्टी से बात करता है और वो एक कॉम्प्रोमाइज़, एक सेटलमेंट रीच करते हैं और फिर उससे सिलसिला बेसिकली सॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। तो एक्चुअली एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड कैन बी रिजॉल्व्ड थ्रू वर्बल डी एस्केलेशन। सबसे पहले उसके टैक्टिक्स है, टेक्निक्स है जो कि हमारे करिकुलम में नहीं सिखाए जाते, हमारे घरों में नहीं सिखाए जाते। मैं जब सिखाती हूँ हमारे क्लाइंट्स को, हमारे पेट्रन्स को, उधर मैंने देखा है कि उन लोगों के बहुत मेजर शिफ्ट एटीट्यूड में, कॉन्फिडेंस से, बहुत सारी चीज़ों में शिफ्ट आया है सिर्फ ये चीज़ सीख कर। उनको अंदाज़ा हुआ है कि उनकी ज़बान एक्चुअली सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। सही, तो उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। नाज़रीन, मैं आप लोगों को जिस तरह ज़ैनब ने कहा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं सिखाई जाती। आप प्लीज़ जाके ज़ैनब से रब्ता कीजिए और जानें कि कहाँ पर अपनी वीडियोज़ डालती हैं, अपने बच्चों को ज़रूर वो दिखाएँ। इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएँगे, अगले मेहमान से बातचीत करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। इनसे भी एक बहुत ही आई थिंक पर्टिनेंट मौजू के ऊपर बात होने लगी है जो कि आजकल हमारी ज़िंदगी के अंदर पिछले 10 साल से एक फैक्टर बन गया है, और वो है साइबर बुलिंग, यानी कि वो बुलिंग जो कि इंटरनेट पे होती है। हमारे साथ इमरान रियाज हैं, ये हेड हैं FIA साइबर क्राइम सिंध के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ऑल गुड, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले मेरे नाज़रीन को अगर ये बताएं कि साइबर बुलिंग होती क्या है? देखिए, जिस तरह आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में बुलिंग होती है, इट इज़ द सेम वे बुलिंग हैपन्स ओवर साइबर स्पेस। व्हाट साइबर स्पेस इज़ लाइक एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग ऑन इंटरनेट, थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, थ्रू टैबलेट्स, थ्रू कंप्यूटर्स। ठीक है। सो जो भी बुलिंग इन तमाम आपके गैजेट्स के ऊपर थ्रू इंटरनेट यूजिंग सोशल मीडिया और गेमिंग एप्स इज़ बीइंग डन इज़ कॉल्ड साइबर बुलिंग इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है। हमारे मुल्क में साइबर बुलिंग के ऊपर लॉ क्या, कानून क्या कहता है? क्या जेल जा सकते हैं अगर आप किसी को सोशल मीडिया पे हरास करें? किस नौइयत की हरासमेंट होनी चाहिए, कि क्या पनिशमेंट होती है? देखिए जी, हमारे पास जो साइबर लॉज हैं वो बेसिकली अंडर आते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जो कि पास किया गया था 2016 में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो जितने भी साइबर लॉज हैं, जो भी साइबर के हवाले से क्राइम होते हैं, उनको इस कानून के तहत डील किया जाता है। और डेफिनेटली द लॉ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज फार एज साइबर हरासमेंट इज़ कंसर्न, साइबर बुलिंग इज़ कंसर्न। जो सेक्शन 20 है पीका एक्ट का, जिसका मैंने जिक्र किया, सेक्शन 20 जो है वो डेफेमेशन के रिलेटेड है
कि किसी को भी आप इस तरीके से बुली नहीं कर सकते हैं, डिफेम नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में र्यूमर्स को नहीं फैला सकते हैं, उस पर फॉल एक्यूजेशंस नहीं लगा सकते हैं, और उसकी जो तस्वीर है, उसकी कोई वीडियो है, उसकी परमिशन के बगैर नहीं लगा सकते हैं। सही। इस तरह सेक्शन 21 है कि अगर वही साइबर बुलिंग जो है दैट बिकम्स इनटू हरासमेंट, सही, उसका लेवल अगर इतना बढ़ गया है तो उसके लिए वी हैव गॉट मोर सीरियस ऑफेंस, दैट इज सेक्शन 21। ठीक है। उसमें ये है कि अगर आप किसी की न्यूड वीडियो या न्यूड फोटो किसी को ट्रांसमिट करते हैं तो उस केस में ये वाला सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है। साथ ही इसमें ये भी है कि यू कांट डू दैट इवन कि जी आपने किसी का फेस लेके किसी न्यूड पे सुपर इम्पोज कर दिया। बिल्कुल, ऐसे भी होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ऐसा कि बेशुमार ऐप्स इस वक्त अवेलेबल हैं जो कि इस तरीके से आपके डीप फेस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको वो पूरा ऐसा शो करती हैं मूवमेंट्स कि आप बिल्कुल एक रियल पर्सन लग रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आप ये भी नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द लॉ। और थर्डली जो है आप ना किसी को इस तरह सेक्शुअली इंटाइज कर सकते हैं, ना उसको एल्योर कर सकते हैं बार बार कि जी आप इसके अंदर जो ये बंदा कर रहा है ये सब के सब गलत चीज़ें जो भी इंसान कर रहा है, क्या उसको जेल टाइम होता है? क्या कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर वो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है? क्या पनिशमेंट क्या है? डेफिनेटली जी। लेकिन जो मैंने सेक्शन 20 का जिक्र किया आपसे, उसमें ये है कि अगर दी बुलिंग इज़ ऑफ नॉट दैट सीरियस नेचर, उस केस में क्या होता है कि जी हम लोग तमाम एविडेंस को इकट्ठा करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम उस आदमी को बुलाते हैं, उससे बातचीत करते हैं जो अक्यूज़ जो होता है। ठीक है। ठीक है, और उस अक्यूज़ के मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक करते हैं जस्ट टू मैच द एविडेंसेस विच द कंप्लेनेंट हैज़ प्रोवाइडेड। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है ये केस जाता है परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में जाता है। ठीक है। ठीक है, आगे फिर कोर्ट एविडेंस को देखने के बाद डिसाइड करती है कि आया इस पे फर्दर एक्शन बनता है या नहीं बनता। इफ़ कोर्ट अप्रूव्स इट तो फिर ट्रायल चलता है कोर्ट में, और ट्रायल जिस तरह किसी भी क्राइम। जी बिल्कुल, ट्रायल चलने के बाद क्या होता है कि जी इसमें फिर आपको सज़ा 3 साल तक की हो सकती है और आपको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। या ठीक है। और यहाँ बास केसेस में कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट कि आपको दोनों तरह की सज़ाएं दे सकती है, जुर्माना भी कर दे आपको और सज़ा भी दे दे आपको। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर जो 21 सेक्शन इसमें अगर एप्लीकेबल होता है तो दैट इज़ ऑफ मोर सीरियस नेचर कि आपने किसी की न्यूड्स को ट्रांसमिट कर दिया, उसको इस तरीके से आपने हरास किया कि जी मैं वायरल कर दूंगा, ये हो जाएगा, ये वायरल कर भी दी, तो उस केस में फिर क्या होता है कि सेक्शन 21 है और उसमें जो है 5 साल तक की सज़ा है फर्स्ट ऑफेंस के ऊपर और आपको 10 लाख तक का जुर्माना होता है। और अगर यही चीज़ जो है किसी बच्चे के हवाले से की जाए तो फिर उस केस पे सज़ा 7 साल हो जाती है और जुर्माना 50 लाख है। एंड इफ़ दी ऑफेंस इज़ रिपीटेड इन दिस केस तो फिर 10 साल तक की सज़ा है और 50 लाख रुपया जुर्माना है। तो जहाँ तक बात है कि जी सज़ाएं हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, देखें इट वाज अ न्यू फील्ड, हम सब इसमें डेवलपमेंट के फेज़ के अंदर हैं, कोर्ट्स भी जो है वो लर्न कर रही हैं, दे हैव गॉट स्पेशल जजेस विद फॉर दैट। अच्छा, उसमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को हमने गेयर अप करना शुरू किया है। आप इसका कंपैरिजन इस चीज़ से कर सकती हैं कि जी जो प्रोएक्टिवली काम स्टार्ट किया है साइबर क्राइम ने बाय गेटिंग ऑल दिस गेयर अप, इट वाज इन 2017-18। ठीक है। लॉ वाज पास्ड इन 16, उसके बाद चीज़ों को एस्टैब्लिश करते करते टाइम लगा, सारी बात है। तो शुरू के 2-2.5 साल में मैं पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ 11 कन्विक्शंस हुई। ठीक है। ठीक है, कन्विक्शंस हुई लेकिन कम हुई, बट नाउ द थिंग्स आर पेसिंग अप। ठीक है। मुझे भी यहाँ पे 3 माह इस पोजीशन पे हुए हैं, उस 3 माह में अभी तक 9 कन्विक्शंस हो चुकी हैं। वाओ, ओके, 9 कन्विक्शंस हो चुकी 9 कन्विक्शंस इस 3 माह में सिर्फ हो चुकी है एज कम्पेयर टू 11 इन द प्रीवियस 2.5 years। ठीक है, एंड थिंग्स आर पेसिंग अप, अभी मज़ीद होंगी। ठीक है, तो उसमें ये है कि बड़ा केयरफुली चलना पड़ता है इसमें आपके साइबर स्पेस के अंदर। देखिए, साइबर बुलिंग जैसे आम बुलिंग जैसे होती है उसमें यू नीड विटनेसेस टू प्रूव दैट ना। बिल्कुल। अब इसका ये है कि आपकी जो साइबर स्पेस पे बुलिंग हो रही है या हरासमेंट हो रही है, दैट हैज़ गॉट डिजिटल इम्प्रिंट, बिल्कुल, जो कि रिमूव नहीं हो सकता। आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन से या गैजेट से, कंप्यूटर से, टैबलेट से 100 बार भी रिमूव करने की कोशिश करेंगे, फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे, वी हैव गॉट द फैसिलिटी कि हम इसको रिकवर कर सकते हैं। एंड यू कांट डिनाई द फैक्ट कि जी मैंने किसी को बुली नहीं किया था, मैंने किसी पे फॉल्स एक्यूजेशंस नहीं लगाई थी, या मैंने किसी की गलत तस्वीर कोई उसकी लाइक डोंकी फेस लगा के उसको मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया था। राइट। ठीक है, तो इट कैन ऑल हैपन अच्छा, और हमारे पास सेकेंडली ये जो डिजिटल एविडेंस होता है दैट इज़ द ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। ठीक है,
इसको एज फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देता है कोर्ट में, और कोई कोर्ट जो है उसको डिनाई नहीं करती है और आपको सिंपली इस बात में सज़ा हो सकती है। इट्स नॉट लाइक कि जी आम जैसे केसेस होते हैं उसमें बाज़ का आपको विटनेस मिलता ही नहीं है, या मिलता है तो बाज़ का विटनेस जो है जस्ट गोज़ अवे, ठीक है अपना। बिल्कुल, आप बहुत विटनेस पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इट इज़ परमानेंट फीचर ओवर देयर कि आपके पास अगर वो चीज़ इम्प्रिंट मौजूद है, यू कैन प्रेजेंट इन दैट कोर्ट ऑफ लॉ एंड यू गेट पनिश्ड। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि इस साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों को ये होता है कि क्योंकि फेक आईडीज़ बहुत सारी होती हैं, तो जो भी साइबर बुलिंग कर रहा है वो एज ए विक्टिम, मैं आपको बता सकती हूँ कि विक्टिम्स जो होते हैं उनके दिमाग पे प्रॉब्लम ये चल रहा है कि यार अब मैं इसको कैसे परसू करूँ, मुझे पता भी नहीं है ये बंदा कौन है, कहाँ बैठा है, वगैरह वगैरह। तो पीपल हाइड बिहाइंड दोज फेक आईडीज़ एंड फेक पर्सोनास। क्या आप लोगों के पास एबिलिटी है कि आप उस एग्जैक्ट बंदे को पकड़ सकें? जी डेफिनेटली जी, हमारे पास एबिलिटी इस चीज़ की है। देखिए मोस्टली जो इस तरह की बुलिंग, जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि या तो आपकी सोशल मीडिया ऐप्स पे हो रही होती है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या यूट्यूब हो गया, या आपका ट्विटर हो गया, और या फिर जो बच्चों के केस में मोस्टली गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे रॉब्लॉक्स हो गया, माइनक्राफ्ट हो गया, पबजी हो गया, इन पे हो रही होती है। तो व्हाट वी डू इज़ कि जी वंस ए केस इज़ रिपोर्टेड टू अस, पहले तो मैं इस पर बात कर लेता हूँ कि रिपोर्ट करना कैसे है। बिल्कुल, प्लीज़। ठीक है, देखिए जी मोस्ट स्पीडी वे टू रीच टू अस इज़ कि जी आप हमारे पास वॉक इन आए ऑफिस में। हमारे पास इस वक्त 15 सेंटर्स हैं, दे आर कॉल्ड साइबर रिपोर्टिंग सेंटर्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। ये गिलगित में भी है, गवादर में भी है। सो यू कैन से दैट कि जी गिलगित से लेकर गवादर तक वी हैव गॉट 15 सेंटर्स राइट नो, एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड वी आर हैविंग मोर सेंटर्स। आप यहाँ पे वॉक इन आएँ और अपनी कंप्लेंट लेके आएँ विद एविडेंसेस, जो इनिशियल एविडेंस आपके पास है। हम कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे और साथ ही उसके खिलाफ हम एक्शन स्टार्ट कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। वी हैव गॉट अदर मीन्स एज वेल। उसमें है कि जी हमारा ऑनलाइन पोर्टल है FIA का, आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं fia.gov.pk। ठीक है। और उसके अलावा जो है ईमेल एड्रेस हमारा है, दैट इज़ helpdesk@nr3c.gov.pk। वहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। बट ऑल दीज ईमेल्स एंड ऑनलाइन फॉर्म्स आर सेंड टू इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स। फिर वहाँ से फिल्टरिंग होकर आती है कि जी इस्लामाबाद में कौन से होंगे और कराची केसेस कौन से हैं। तो इसलिए आई बिलीव कि द ईजीएस्ट वे टू अप्रोच अस इज टू कम विद द एविडेंसेस सो दैट वी कैन प्रोसीड वेरी वेरी फास्ट। तो अब ये बात तो एक होगी जी करना। अब दूसरी बात ये है कि जी लोग जो हैं दे डोंट नो कि व्हाट साइबर क्राइम इज़, कि साइबर लॉ कोई मौजूद है कि नहीं है। यानी कि विक्टिम्स को भी नहीं पता और परपेट्रेटर्स को भी नहीं पता कि क्राइम ये है या नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये है कि जी आपको पता होना चाहिए कि साइबर लॉ मौजूद है, साइबर सेंटर्स मौजूद हैं। अगर कोई ऐसे आपके साथ बुलिंग होती है, हरासमेंट होती है, तो यू शुड रिपोर्ट टू अस इमीडिएटली और हम उस पर एक्शन करेंगे। और थर्ड जो बात आपने की थी एबिलिटी की बात जो है, तो हम इस केस पे क्या करते हैं कि वी राइट टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस इन USA। ठीक है। वी प्रॉपर्ली मेक ए केस विद द कोर्ट ऑर्डर्स, वी सेंड इट ओवर देयर, और हमें रिप्लाई करते हैं उसके हवाले से कि जी एक फेक अकाउंट जो था, वी डोंट डू लाइक दैट कि जी एक आपका फेसबुक प्रोफाइल है, उस पर लेट्स सपोज कि आपकी पिक्चर लगी हुई है, आपका नाम लिखा हुआ है, वी विल नॉट कम अराउंड टू कैच यू। बिल्कुल, वी विल ऑलवेज ट्रेस बैक दैट वाकई ये आईडी आपकी है या नहीं है। सो वी गेट द IPs फ्रॉम द सोशल मीडिया इन USA दैट दिस particular ID on Instagram or Facebook or any other such platform was being run by this IP, and that had got this verified number attached with that, our email address attached with that. So we get all the particulars from there and we then track down the IP address कि जी IP address जो है किस ISP से रन हुआ था या किस GSM ऑपरेटर से ये जो है ऑनलाइन आया था। तो वो बिल्कुल जो परपेट्रेटर होता है वो पिन पॉइंट हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। हम लोग इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी और बात करेंगे साइबर बुलिंग के बारे में। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे इमरान रियाज साहब मौजूद हैं, हेड हैं FIA के साइबर क्राइम
सिंध के, इनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातचीत हो रही है और इन्होंने हमें बताया कि साइबर क्राइम लॉज हैं हमारे मुल्क के अंदर जो कि वेरी मच लागू हैं और उसके ऊपर कन्विक्शंस हो रही हैं और कन्विक्शंस रैंप अप हो रही हैं। अब लोग ज़्यादा जल्दी कन्विक्ट हो रहे हैं, जल्दी रिज़ल्ट आ रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि अभी आप जिक्र कर रहे थे बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे थे, बच्चों की आपने एक वर्ड यूज़ किया, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की, साइबर ग्रूमिंग। ये क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दें। देखिए, साइबर ग्रूमिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट है जिसमें एल्डर्स जो हैं, बड़ी उम्र के लोग जो हैं, वो ख़वातीन भी हो सकते हैं, हज़रात भी हो सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आके टीन्स को हिट करते हैं या किड्स को हिट करते हैं और उनको ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें लाइक दे अल्योर देम बाय गिविंग देम समथिंग, ठीक है। जैसे आप मिसाल लेते हैं गेमिंग ऐप्स की बात हम कर लेते हैं, उस पर वो उनसे बात करेंगे जी आप हमें जो है इन ऐप परचेजेस जैसे होती हैं, कॉइन्स परचेज करने होते हैं, बिल्कुल, जो इन ऐप परचेजेस होती हैं जिस पे ठीक ठाक पैसे होते हैं, मतलब और छोटे बच्चों के लिए स्पेशली यंग किड्स, उनके लिए तो इट्स अ सीरियस अमाउंट ऑफ मनी, लाइक डेफिनेटली जी। जब पेरेंट्स उनको नहीं देते हैं तो इस तरह के लोग फिर उनको प्रेडेट कर रहे होते हैं इस तरह की ऐप्स के ऊपर, इस तरह की गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है। तो एक दूसरा ये भी होता है कि एक वहाँ पे एक कॉमन कनेक्शन बन जाता है, ठीक है, कि हम गेम खेल रहे हैं और उनकी लाइकिंग सेम होती है, उनके इंटरेस्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो इस बात पे ये लोग उनसे दोस्ती करते हैं, ठीक है। या आपने अपग्रेड करना हो उस क्या नाम है प्लेटफॉर्म को, गेमिंग प्लेटफॉर्म को, या आपने इन ऐप परचेजेस करनी हो तो उस केस में इनको फिर अल्योर करते हैं। और मकसद इनके दो होते हैं बेसिकली, ठीक है जी। एक मकसद तो ये उनका हो सकता है कि जी आप इनको जो है। सर हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे इमरान रियाज साहब मौजूद हैं, ये हेड हैं FIA साइबर क्राइम सिंध के। बातचीत इनसे हो रही है साइबर ग्रूमिंग के ऊपर। आपने एक्सप्लेन किया कि बच्चों को और टीनेजर्स को बेसिकली ल्योर किया जाता है गेमिंग ऐप्स के ऊपर कॉइन्स ऑफर करके, और फिर उसका मकसद क्या होता है? देखिए, दो बेसिक पर्पस जो इन लोगों के होते हैं, एक तो होता है कि दे माइट सेक्सुअली अब्यूज़ देम, ठीक है, उनको ल्योर करके उनसे बाद में मुलाकात के लिए उनको बुलाने की कोशिश करते हैं और बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करने की भी कोशिश हो सकती है, ठीक है। सेकेंडली जो है ये इस तरह की चीज़ चाइल्ड पोर्नोग्राफी में भी इस्तेमाल होती है। हमने एक रैकेट को ब्रेक किया था गुजरांवाला की टीम ने हमारी, और वहाँ पे PUBG के ऊपर एक आदमी जो था इस तरह बच्चों को अल्योर कर रहा था, उनको साइबर ग्रूम कर रहा था और उसको इन ऐप परचेजेस के अगेंस्ट उनकी जो है न्यूड पिक्चर्स और वीडियोज़ ले रहा था, एंड ही वॉज गिविंग इट टू दी डार्क वेब। ओह माय गॉड। ठीक है। और थर्डली फिर ये होता है कि सिंपल ब्लैकमेलिंग वैसे भी हो सकती है, ठीक है, बच्चों से इस तरह के न्यूड्स लेके और बाद में उनकी फैमिली की डिटेल्स लेके, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन घर की लेके, ठीक है, उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं इस तरह के जो प्रीडेटर्स हैं फैमिली पूरी को, कि जी हम आपको आपकी तस्वीर को वायरल कर देंगे अगर आपने पैसे ना दिए। एक्सटॉर्शन का एलिमेंट इसके अंदर हो सकता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर जो हैं ये जिस पर्पज़ के तहत ये यूज़ करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि अगर किसी इंसान का मतलब बहुत, आई थिंक अब तो हर किसी का तकरीबन सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर का हैंडल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, कोई भी अगर हैक हो जाता है तो उसको रिकवर करना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। लोग पासवर्ड्स अपने भूल जाते हैं, देयर सो मेनी थिंग्स कि उसकी रिकवरी जो है वो बड़ी इम्पॉसिबल हो जाती है। समटाइम्स यू इवन गेट लॉक्ड आउट ऑफ इट, वो इस नौयत पे हैक हो जाता है। तो क्या वो भी क्राइम है जो कि हम आपके पास आके रिपोर्ट करें? जो डेफिनेटली इट्स अ क्राइम एज वेल। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये है कि आपने इससे बचना किस तरीके से। ठीक है, ठीक है। आम तौर पे हैकिंग किस तरीके से हो रही है कि आपको एक अननोन लिंक भेजते हैं, एक फिशिंग लिंक भेजते हैं जिसका पर्पस कोई भी नहीं होता है। या वो आपको ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या किसी भी ऐप पे आपको भेज सकते हैं। ठीक है। कोई ऐसी टेम्पटिंग चीज़ लगा के, लेट्स सपोज कि जी आपका इंटरेस्ट गेमिंग के अंदर है, ठीक है, सही है, तो आपको गेमिंग से रिलेटेड कोई चीज़ बच्चे को भेज देंगे। या आपका इंटरेस्ट फैशन के अंदर है तो
तो आपको इस तरह का एड्रेस की पिक्चर भेज के, जो नया एड्रेस कोई आया हो, ठीक है, तो वो आपको लिंक भेज देंगे, तो जस्ट ओपन ऑन द लिंक कि जी देखें नया एड्रेस आया, देखते हैं कैसा लगता है ये, ठीक है। लेकिन इनफैक्ट वो होता क्या है, दैट इज़ ए मैलवेयर, ठीक है, वायरस वो होता है, ठीक है। उस तरह आप अपने कंप्यूटर का या अपने मोबाइल फ़ोन का जो कंट्रोल है वो एक हैकर के हाथ में दे देते हैं, या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का जो कंट्रोल है आप हैकर के हाथ में दे देते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज़ बी केयरफुल कि आप किस तरह की चीज़ को क्लिक कर रहे हैं। किसी भी अननोन सोर्स से जो है आप हर चीज़ को क्लिक ना करें, एक्सेप्ट ना करें, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि जब चीज़ हैक हो भी गई है अगर, तो उसके दो तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको खुद से ही कंसर्न जो प्लेटफॉर्म है उसको लिखना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा आपकी वहाँ सुनी जाती है, मतलब यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग FIA साइबर क्राइम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है किसी भी फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, वो उनका अपना क्लाइंट है, अपना कस्टमर है, ठीक है, अपना उनका यूज़र है, ठीक है। तो यू शुड इमीडिएटली रिपोर्ट ओवर देयर एज वेल, और साथ ही साथ हमें भी आप रिपोर्ट करें, और फिर हम जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को साथ अटैच करके तो हम भी उनको लिखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद रिकवरी हो जाती है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि यू नो जाते जाते अभी हम बिकॉज प्रिवेंशन की ही ज़्यादा बात मैं करना चाहती हूँ, प्रिवेंटिव मेजर्स और क्या हो सकते हैं जो कि हम एज इंडिविजुअल्स ले सकें? देखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स जो आप ले सकते हैं वो जैसे सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से बात करते हैं तो उसमें यू कैन हैव प्राइवेट अकाउंट्स ओवर देयर, ठीक है। फिर वहाँ पे आपका कमेंट सेक्शन को आप फ़िल्टर कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो फ़िल्टर द वर्ड्स विच कैन बी कमेंटेड, लाइक अगर कोई ऑब्सीन वर्ड्स हैं या कोई ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स हैं, आप उनको फ़िल्टर में डाल सकते हैं कि जी ये वर्ड जो हैं ये मेरे टाइमलाइन पे या मेरे कमेंट सेक्शन में एक्टिवेट ही ना हो, ठीक है। और इस तरह आप अपने जो बच्चों के ऊपर जो है उसमें ख़ास तौर पे आप ये मॉनिटर कर सकते हैं कि जी वो किस तरह की ऐप्स को परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव एक्शन जो हमारी तरफ से हो सकता है, यू नो विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, उसमें ये है कि आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, ठीक है। फर्स्ट यू शुड हैव द अवेयरनेस ऑफ ए पर्टिकुलर ऐप कि बच्चा जो ऐप डाउनलोड करने जा रहा है उसमें है क्या है, ठीक है। फिर आप बच्चे के साथ बैठ के उस ऐप पे ख़ुद गेम खेलें भी, ताकि आपको पूरे एनवायरनमेंट का अंदाज़ा हो कि व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, ठीक है। क्या ये ऐप इस तरह की है जिसमें आप लोगों से चैट भी कर सकते हैं, ठीक है, या इस ऐप में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर सकती हैं बच्चे के लिए पोटेंशियली, ठीक है। तो उसमें फिर जो है आपको जब अंदाज़ा होगा तो बच्चों को बेहतर गाइड कर सकेंगे। जो भी ऐप यूज़ करनी है पहले उसका एनालाइज करें, उसके बारे में रिव्यूज़ पढ़ें इंटरनेट के ऊपर कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसके बाद बच्चे को वो एक्टिविटी में डालें और बच्चे को बताएं। देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ा इशू है सोशल टैबूज़ का। हम लोग बच्चों से पर्टिकुलरली सोशल बिहेवियर पे बात करते ही नहीं हैं, ठीक है। ऐसे ही तो हमें इन चीज़ों को ब्रेक करना होगा, क्योंकि पहले बातें, पुराने ज़माने में बातें और थी। अभी बच्चों को हर चीज़ अवेलेबल है, एक क्लिक करते हैं, एक वो वीडियो को देख रहे होते हैं गेमिंग के हवाले से, या कोई कार्टून वीडियो देख रहे होते हैं, एकदम एक पॉपअप करता है ऐड इस तरह का जिसमें कोई ऑब्सीन मटेरियल होता है बाज़ औक़ात, बिल्कुल, ठीक है, पता ही नहीं होता पेरेंट्स को, ठीक है। तो बच्चों को आपने सिखाना है, बताना है, बैठाना है कि सेक्सुअल बिहेवियर ये है, इस तरीके से आपने कैसे लोगों से बिहेव करना है, कैसे लोगों से आपने बचना है। अब दूसरी बात जो हमारे एंड के ऊपर है, जो हम जी थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यू नो जाने से पहले अगर आपसे एक मैसेज ले सकूं। मैसेज ये है कि जी ऑलवेज बी वेरी केयरफुल ऑन सोशल मीडिया, ऑन साइबर स्पेस। आपको चाहिए कि आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें और हर चीज़ को ऐसे शेयर ना कर दिया करें। जैसे मैं नोटिस कर रहा था, जो अभी मर्डर हुआ नूर मखदूम साहबा का, उसके हवाले से ये था कि उनकी वीडियो एक आई जो कि उनके मर्डर से पहले की थी, डैट वाज बीइंग मेड वायरल बाय एवरीबॉडी, ठीक है। तो आपको एक बेसिक लॉजिकल सेंस होनी चाहिए कि आपने किस चीज़ को शेयर करना है, किस चीज़ को शेयर नहीं करना। सो ऑलवेज थिंक बिफोर यू शेयर एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज इट कैन गो अगेंस्ट यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इमरान साहब। नाज़रीन, मैं जाने से पहले दोबारा से ये बताना चाहती हूँ, इमरान साहब का इंस्टाग्राम का हैंडल है @riaz.imran और इनका ट्विटर का हैंडल है @IMMIRIZZ। आप इनको पर्सनली भी रीच कर सकते हैं। ही इज़ गिवन अस परमिशन टू गिव यू दीज हैंडल्स, ताकि अगर
कोई ऐसी चीज़ है कि वे यू वांट टू ब्रिंग इट टू हिज पर्सनल अटेंशन, प्लीज़ डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिम एंड ही विल इंशाल्लाह हेल्प यू आउट. थैंक यू सर सो मच फॉर डूइंग दिस एज वेल, बिकॉज यू नो पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर पर्सनली टू हेल्प पीपल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेट थिंग. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का. इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे कि इस सारी की सारी बुलिंग के मेंटल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ आफ्ताब शाह साहब मौजूद हैं, लीगल और मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं, हमारे बहुत फेवरेट गेस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? आई एम वेरी गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी. हम लोग बात कर रहे हैं बुलिंग के बारे में एंड इट उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं. बिल्कुल. सो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि साइकोलॉजिकल और मेंटल क्या इफ़ेक्ट्स होंगे एक इंसान के, विक्टिम के, जो बुली हुआ है? पहले तो बुलिंग के जो 3 टाइप्स हैं, वो किसी किस्म की भी बुलिंग अगर होगी तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है. तो पहले हो सकती है फिजिकल, जो कि अमूमन होता है. अच्छा, इस डायनामिक्स में यूजुअली होता है कि पावर इम्बैलेंस होता है. जब भी बुलिंग होती है उसके अंदर एक शो ऑफ पावर होता है और अब्यूज़ ऑफ पावर होता है. तो ये बचपन से एक चीज़ बच्चों में, और वो कलेक्टिव हो सकती है, और उसमें दूसरी जो चीज़ होती है डायनामिक्स में होती है रेपुटेशन. तो अब्यूज़ ऑफ पावर और इम्बैलेंस ऑफ पावर और रेपुटेशन, और वो आपको स्कूल प्लेग्राउंड्स में नज़र आ जाती है. और अगर बचपन में बुली करता है इंसान, जो बड़ा होता है वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बुलिंग वहीं पर ही रहती है, इंसान के वो नेचर में ही रहती है. बुली ऑलवेज रिमेन्स. बुली चेंज हो सकता है अगर सेल्फ अवेयरनेस हो, बट नॉर्मली फिजिकल बुलिंग, वर्बल बुलिंग जिसके अंदर नेम कॉलिंग होती है, शेमिंग होती है, और तीसरा होता है सोशल बुलिंग, जिसमें आप जो है मुख्तलिफ लोगों को बोलते हैं जो आपके ग्रुप में हैं कि इनसे बात करना बंद कर दें. जैसे सोशल प्रेशर अप्लाई करना लोगों के ऊपर, जिसके अंदर रूमर्स फैलाना, जिसमें किरदार कशी करना, ये सारी चीज़ें ये बच्चों में भी नज़र आती हैं और बड़ों में भी ये चीज़ नज़र आती है. एब्सोल्युटली. मुझे बताएं कि बुलिंग और डिप्रेशन का क्या ताल्लुक है? जैसे हम बात कर रहे थे कि ये 3 चीज़ें अगर फिज़िकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे वर्बल हो, जिसके साथ भी बुलिंग होती है इंसान के साथ, वो इंसान पहले तो आइसोलेटेड फील करता है, और आइसोलेटेड और अपने जो ग्रुप से वो बिल्कुल दूर हो जाता है, डिटैच हो जाता है. तो पेरेंट्स को तो मैं ये पहले बोलूँगा कि बच्चे में देखें कि क्या वो बच्चा डिटैच हो रहा है, आपसे भी बात नहीं कर रहा और रिजर्व हो रहा है. कुछ बच्चे रादर खुद ही इंट्रोवर्ट होते हैं, और कुछ क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो इंट्रोवर्ट्स बन जाते हैं. ये ओवर प्रोटेक्टेड चिल्ड्रन भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप से क्लोज होते हैं, और इनकी अटैचमेंट बड़ी इनसिक्योर होती है कि अपने माँ बाप से वो दूर नहीं रह सकते. मतलब फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड मैं कहूँगा लाडले जो होते हैं बच्चे, उनको ज़्यादा बहुत नज़र रखी जाती है जिनके ऊपर. तो इसका इफेक्ट जो लॉन्ग टर्म होता है, दैट ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट होते हैं ये बुलिंग के, और रेपुटेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है. ओवर द ईयर्स ये होता रहता है, तो वो ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स आपको मेंटल इलनेस प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन आगे जाके डिप्रेशन से और एनजाइटी से, बिकॉज यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट बुली इन योर लाइफ. अगर आप वो इवेंट हुआ है ट्रॉमा जो बचपन में हुआ है, और आगे जाके बुली जो भी आपको नज़र आएगा, जो भी वो बुली वाली वाइब या आपको फीलिंग देगा, आपका बिहेवियर उसकी तरफ एग्रेसिव होगा, तो आपको एग्रेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपने स्टैंड नहीं लिया था अपने लिए, ये जब बुली आपको बुली कर रहा था. दूसरा, आपको डिप्रेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, एंजाइटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, काफ़ी किस्म की बीमारियां जो है आपको हो सकती हैं आगे जाके. सही. मुझे ये बताएं कि अब मैं बात करना चाहती हूँ कि बच्चों को एम्पावर करना, बिकॉज़ आई फील लाइक जो सबसे ज़्यादा बुलिंग जो कि आपके साथ रह जाती है वो चाइल्डहुड की होती है. सबसे पहले अक्सर बच्चे रिकग्नाइज नहीं करते कि वो बुली हो रहे हैं. बिल्कुल. सम ऑफ इट इज़ सो इंसिडियस, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आई गेस, कि पता नहीं चलता कि हम बुली हो रहे हैं. तो हम अपने बच्चों को कैसे एम्पावर करें? बच्चों के साथ पहले तो हमारे यहाँ अगर के बच्चों को आपने सिखाना है कि बुली नहीं होना है या बुली क्या होता है, यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज. पहली बात यह है कि हमारी थोड़ा पेरेंटिंग स्टाइल में बाउंड्रीज मेंटेन नहीं होती या प्राइवेसी मेंटेन नहीं होती. तो पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि बच्चों के साथ पहले तो कम्युनिकेट करें, उनको एम्पावर करें, उनसे बैठ के बात करें, और उनको ये बताएं कि कोई भी आपको टच उस तरीके से नहीं कर सकता, हार्म नहीं कर सकता. बुलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं. दूसरा ये बोलूँगा कि बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्शन से कम
टीचर्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रखें। पेरेंट्स को स्पेसिफिकली बोलूँगा और उनसे पूछें कि आपका बच्चा बिहेव कैसे करता है और सोशली इंटरेक्ट कैसे करता है। सोशल इंटरेक्शन बेसिक चीज़ है, आपको बता देगी कि आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, और उसी हिसाब से टीचर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि बच्चे को उस तरीके से डील करना चाहिए उनको। और मतलब वीकली क्या मंथली रिपोर्ट्स देनी चाहिए पेरेंट्स को एटलीस्ट कि आपका बच्चा प्रोग्रेस कैसे कर रहा है। कुछ बच्चों में जैसे किसी बच्चों में होता है कि दे हैव डू नॉट हैव द टेंडेंसी कि वो बात सही तरीके से लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट कर सकें। कुछ बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, तो उनकी बेस्ट पॉसिबल जो कि उनकी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से उनको देखा जाए और उनका ख्याल किया जाए। क्योंकि बच्चे उस पॉइंट पे मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चा अपने आप को बुली से बचा सकता है, पर्टिकुलरली वो हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वरना वो ये होगा कि मुझे ये करना चाहिए था, ये प्रिवेंटिव मेजर था। वो एक चीज़ हो गई है तो वो हो गई है और उसका आपसे कुछ भी नहीं। वो बच्चों का अपना खेलने का तरीका है, सोशल इंटरेक्शन है। जो बच्चे एग्रेसिव हैं उनको रोकें, रादर देन के उस तरफ जाएं। इंट्रोवर्ट बच्चों को ये बोलेंगे एग्जैक्टली उनको ना बोलें, बल्कि इस तरफ आ जाएं। बुलीज़ जितने हैं, एग्रेसिव बिहेवियर क्यों है? बिकॉज बुलीज़ जो होते हैं वो दे आर यूजुअली कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एंगर। उनको गुस्सा होता है अंदर भरा हुआ, और वो यूजुअली इनसिक्योरिटी या कंपनसेशन बिहेवियर होता है कि फैमिली में शायद कुछ हुआ हो। बिल्कुल उनको वैसे डील करना चाहिए। थैंक यू सो मच आफ्ताब। अगर जाने से पहले अगर आप एक कोई मुख्तसर मैसेज देना चाहें पेरेंट्स को, बच्चों को। यही बोलूँगा कि बच्चों को एम्पावर करें। बच्चों को एम्पावर करने से उससे भी ज़्यादा जो चीज़ है कि बच्चों को ये सिखाएं कि एक दूसरे का ख्याल करें, और ये सिखाएं कि फ़िज़िकल, वर्बल, सोशल बुलिंग होती क्या है। और टीचर्स के साथ मैं बोलूँगा स्पेशली उनको रब्ता रखना चाहिए और बच्चों की प्रोग्रेस देखनी चाहिए कि क्या है। थैंक यू सो मच आफ्ताब। इसी के साथ नाज़रीन आज के शो का अख्ताम हुआ। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप बेहतर हैंडल कर सकेंगे सिचुएशंस, बिकॉज दुनिया वाकई में दोस्तों बहुत ख़तरनाक हो गई है एंड इट्स रियली स्केरी नाउ। क्या क्या हम लोग सुनते हैं, ख़बरों में आता है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए। मेंटल हेल्थ इज़ नथिंग टू स्कॉफ एट। और अगर आपका बच्चा, अगर आप देख रहे हैं कि वो कोई साइन डिस्प्ले कर रहा है ऑफ डिप्रेशन या एंग्जाइटी, या उसका बिहेवियर बदल गया है, अग्रेसिव हो गया है कुछ किसी भी तरह से, तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू इट, इट्स अबव योर पे ग्रेड। प्लीज़ गो सीक अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और अपने बच्चे को एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं और बातचीत, कम्युनिकेशन खोलें। आपको भी बेहतर एडवाइस मिलेगी और उस बच्चे को भी बेहतर एडवाइस मिलेगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलेंगे कल सुबह, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।